होते हैं फिर से आपको क्लास में या अगर जैसे भी आता है और जैसे आप आसिफ समझते हो जैसे दूसरा वाला को पहले ये थोड़ा सा हम आज का भी काम नहीं करते और ये वाला स्टार्ट करना ये वाला दोस्त मेरी आवाज सुन सकती है कि इधर वाला से जी सर अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम उमर अशरफ मुगल है मैं प्रेसिडेंट हूं गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। तो सर हमारे बैठे हैं सारे तो प्रपोजल हम लोग वन बाय वन सर आपको रीड आउट कर देते हैं। शफाकत भुट्टर साहब हमारे कंसल्टेंट है, ये ब्रीफिंग देंगे हमारी सारी। जी भुट्टर साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे प्रोफेशनल हैं, इनके से मुलाकात ज्यादा नहीं है लेकिन नाम सुना है इनके बड़े अच्छे अल्फाज में कि भुट्टर साहब आप बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें अपनी तजावीज़ से हम उससे जी सर ठीक है फिर हम चार पांच जगह से रिक्वेस्ट कर लेंगे। जी सर अस्सलाम वालेकुम सर। सर अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है जी, बहुत क्लियर आ रही है, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा सर ये हमने प्रपोजल आपको सेंड की हुई है, ये जरा अगर आपके पास है तो मंगवा दें आप सामने रख दें। ये प्रपोजल्स हैं ईमेल की हुई हैं हमने। जी मैं ये कह रहा हूँ कि फाइल पे पड़ी है क्योंकि मैं वन बाय वन इसी तरीके से करता जाता हूँ। सैलकोड की तो प्रेजेंटेशन है, ये भी मैं मेरे सामने आ गई है आपकी प्रपोजल्स की, आपकी ईमेल की कॉपी और कॉपी मेरे पास है जी जनाब। ऐसे सबसे आपके पास एग्जामिनेशन को एनपीओ यहाँ से स्टार्ट हुआ है जी। सबसे पहले सर इनकम टैक्स की प्रपोजल्स हैं जी, शुरू कीजिए। इनकम टैक्स की प्रपोजल में सर ये सबसे पहले मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बात करना चाहूँगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बात करना चाहूँगा कि अभी सर लॉ में सेक्शन 20 में अलाउ है कि वो बंदा अपने एक्सपेंडिचर जितने मर्जी कर सकता है, लेकिन सर ये जो स्कूल कॉलेजेस और हॉस्पिटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे उनका मेजर एक्सपेंस सैलरी होता है, लेकिन रूल्स में आके रिस्ट्रिक्ट कर दिया जा रहा है कि 50% से अबव जो है सैलरीज वो आप नहीं पे कर सकते, तो उनको प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इसमें हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जब सेक्शन 20 जो है वो अलाउ कर रहा है बिजनेस एक्सपेंडिचर, तो ये भी अलाउ होने चाहिए। रूल्स जो है कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए विद द मेन स्टैट्यूट जो है। हाँ, इसके ऊपर हम अभी बहस करें। मैं आपको आपके लिए गोशगुजार करना चाहता हूँ, ये बड़ी एक्टिव कंसीडरेशन में है और हम इसके अंदर रूल्स के ऊपर एक प्रोवाइजो ला रहे हैं टू दिस इफेक्ट के यहाँ पे सैलरीज ऑपरेशनल एक्सपेंस का पार्ट बनती है, वो 50% का हिस्सा नहीं बनेगा। थैंक यू सर। ठीक है ना, कि जैसे हॉस्पिटल हो गए, जैसे स्कूल्स हो गए, एम्बुलेंस ड्राइवर्स हो गए ना, ये इश्यूज थे, ये इशू हमने रिजॉल्व कर लिया हुआ है, वेटिंग के अंदर है ये लॉ रूल्स में, तो और इंशाल्लाह ये बजट से पहले हो जाएंगे। ऐसा दूसरा ये है कि ये इनकम टैक्स के रिफंड के हवाले से है, जिस तरह सेल टैक्स आपने सर फास्टर कर दिया है, इसी तरह हमारी रिक्वेस्ट ये है कि इनकम टैक्स के जो रिफंड्स हैं ये भी फास्टर सिस्टम या जो भी प्रॉपर इसका वे है ऑटो होना चाहिए, मैनुअल जो है ना इसका प्रोसेस को पुलिस पहुंचे ये ऑलरेडी हमने इसके ऊपर एक रूल बनाकर इंप्लीमेंट होती हैं और आईटी के पार्ट की रूल अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस वक्त हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर। अच्छी तजवीज़ है, हम खुद भी यही चाहते हैं कि इसको लेके चले, इट विल टेक सम टाइम और इंशाल्लाह हम करेंगे। तीसरी सर ये है कि जो इनकम टैक्स की जब मैं रिवीजन के लिए कहता हूँ सर, तो विद इन 60 डेज तो ग्रेस पीरियड है, आई कैन रिवाइज एट एनी टाइम फ्रॉम फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न। और इसी तरह जो अपवर्ड रिटर्न है कि मैं अपना लॉस को मिनिमाइज कर रहा हूँ या प्रॉफिट को बढ़ा रहा हूँ, तो वो भी रिवाइज जो है हो जानी चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं हम प्रॉब्लम फील कर रहे हैं कुछ केसेस में कि वो रिवाइज नहीं होती जब मैं अपवर्ड, हालांकि जो 114 सेक्शन का जो ये इशू भी हमारे पास एक्टिव कंसीडरेशन में है। हमने जब ये होता है ये मॉड्यूल के अंदर रिटर्न के मॉड्यूल के अंदर एक ग्लिच है जिसके लिए हमें एक चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म जनरेट करके आईटी विंग को भेज दिया हुआ है, ये भी विद इन डेज रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा सर, इसके अलावा इसी में अपवर्ड रिवीजन जो है जी अपवर्ड रिवीजन लॉ के मुताबिक हो जाएगा। और सर इसी में एक और इसी उधर वाला चैम्बर इज वेरी लकी कि वो बात करते हैं और पहले भी उस पे काम हुआ है। इसमें सर एक और रिक्वेस्ट है कि अगर मैं अपने रिटर्न को कमिश्नर की अप्रूवल से रिवाइज करना चाहता हूं तो सर मैं एप्लीकेशन दे देता हूं, लेकिन वो महीनों 2 महीने 3 महीने पड़ी रहती है। सर एक कैप होना चाहिए कि विद इन वीक, विद इन 2 वीक जो भी टाइम फ्रेम हो वो डीम टू बी ओके समझा जाए कि अगर वो एक्शन नहीं लेते कमिश्नर साहब तो ये ऑटो जो है उसकी रिवीजन का टैब ओपन हो जाना चाहिए। इसके लिए हमारे लॉ में तब्दीली करनी पड़ेगी, मेन लॉ में इसको बिल का प्रपोजल का हम डेलीगेट करते हैं और अभी कंसीडर के लिए इसको हम देते हैं। चौथा सर जो बड़ा बर्निंग इशू है हमारे जो टैक्स के रेट्स हैं
5% से वेरी करके इंडिविजुअल एओपी में 35% तक जा रहे हैं। और इसी तरह जो है कारपोरेट के जो 29 है। तो सर प्रीवियसली ये चाह रहा था कि ग्रेजुअली लिखा हुआ था कि ऑर्डिनेंस में कि ग्रेजुअली हम रेट्स को रिड्यूस करेंगे, लेकिन अब 29 पे कैप हो गया है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये रेट्स जो है ना सर, अगर इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड की तरफ हम जाना चाह रहे हैं तो ये बड़ी एक बीच में रुकावट है कि रेट्स बहुत हाई है। तो सर इसमें यह है कि हमारी रिक्वेस्ट है कि इस रेट्स को भी देखा जाए कि उनको रिड्यूस किया जाए, बेशक ग्रेजुअली रिड्यूस कर दिया जाए। ये हमारी सजेशन है। तो सर आपकी रिलीज एफपीआर की थिंकिंग के साथ इन लाइन है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या वहाँ पे आ रहा है, चैलेंज क्या है, हम कारपोरेट इनकम टैक्स रेट को कम करने का ही यहाँ पे थिंकिंग क्या करना चाहते हैं ग्रेजुअली, लेकिन साथ में ये था कि कारपोरेशन को और कंपनीज को जितनी इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस अवेलेबल है सेकंड कैटेगरी में या एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन अवेलेबल है या टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, उनको देता है। हम रेट के रिलीज को टैक्स बेस की ब्रॉडनिंग के साथ ले किया हुआ है। और आपको पता होगा, ये पीएन आपने पढ़ा होगा, रिसेंटली जो ऑर्डिनेंस आया है कारपोरेट इनकम टैक्स अमाउंट के लिए, उसमें काफी सारी एग्जेम्पशन आपने निकाली, लेकिन स्टिल फिर दोबारा कुछ हमें दोबारा कमी पड़ी की बात है पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंसीडरेशंस। तो ये दोनों इशू लिंक्ड हैं। ज़ाहिर है जब मैं रेट कम कर रहा हूँ तो मेरा रेवेन्यू कम हो जाएगा और मैंने रेवेन्यू को कंपनसेट करना है बाय ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस, एनी ऑफ दिस इज अंडर कंसीडरेशन। और आइडिया यही है कि इन ए पीरियड ऑफ 3-4 इयर्स रीजनल कंट्रीज के एग्जैक्टली आप अपना सही जगह नहीं आ रहे हैं तो 23-24% के ऊपर हम चले जाए ग्रेजुअली, ये है ऑलरेडी अंडर कंसीडरेशन। इस साथ भी देखते हैं कि क्या होगा, किस हद तक हम कर पाएंगे, क्योंकि वो रेवेन्यू कंसीडरेशन भी साथ होती हैं और एक जगह से मैं शुरू रहता हूँ और जब तक मैं उसको कंपनसेट ना करूँ दूसरी जगहों पे तो वो फिर जाके फ्रस्ट्रेट हो जाती है प्रपोजल एंड। नंबर 5 पे आपने लिखा हुआ है कि सर विद होल्डिंग जो है एफडीआर का सारा जो है फोकस विद होल्डिंग की तरफ है, और वैसे भी जो हमारे नॉलेज में यही है कि अबव 80% विद होल्डिंग टैक्स जो है वो इकट्ठा हो रहा है डायरेक्ट टैक्सेस में। इसमें सर हमारी रिक्वेस्ट ये है कि विद होल्डिंग के रेट्स जो है वो कम किए जाए, और खासतौर पर आप जो गुजरांवाला सियालकोट जिस तरह से जो एसएमई सेक्टर है, जो लोग नॉन रजिस्टर्ड है, नॉन एक्टिव टैक्स पेयर हैं या सिर्फ इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अब सर वहाँ पे ये आ जाती है बात कि वो अनरजिस्टर्ड की वजह से मेरे ऊपर बर्डन आ जाता है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो होल्डिंग टैक्स एजेंट है, उसके ऊपर बर्डन आ जाता है। तो हमारी यहाँ पे सबमिशन है कि इन रेट्स को जो है वो मिनिमाइज किया जाए, वो 1% से 1.5% हमने दिया हुआ है, इसको कम किया जाए। इसी तरह सर्विसेज सेक्टर पे भी 10% की बजाय 5%। सर इसमें ये भी होता है कि विदहोल्डिंग टैक्स को अवेल करने के लिए लोग फेक कंपनीज बना लेते हैं और उनके नाम इनवॉइस काटते हैं, और वो जो फेक कंपनी के नाम इनवॉइस कटती है वो फिर जाके अपना बेनिफिट भी अवेल कर रहा होता है। तो जस्ट बिकॉज कि वो रेट फाइलर का और नॉन फाइलर का डिफरेंट होता है, इस वजह से बहुत ज्यादा इसमें लोगों का ग्रीवियंस है इसमें। जी इसको देखते हैं, we look into this rates की rationalization पहले हमने की है। आपने देखा होगा कि certain sectors में इधर dealers, distributors और जिनकी बड़ा heavy turnover profitability कम था तो हमने वहाँ पे rate reduce भी किया है। तो let's look into और this is an active consideration के साथ तक आ जाएंगे। इसी में हमारी एक और सजेशन है कि जो एफएमसीजी सेक्टर है ना, सारे सेक्टर एक जैसे नहीं होते। एफएमसीजी सेक्टर है वहाँ पे भी आपने पहले कम किया है, 4.5 था, फिर 2% आपने किया है, उसमें हमारी फर्दर सबमिशन है कि इसको 0.25% पे ले दिया जाए, क्योंकि उनका मार्जिन इतना ज्यादा नहीं होता, तो इट शुड बी रिड्यूस्ड टू 0.25%। तो सर ये पहले ही हम कर चुके हैं, बात पूरे कंज्यूमर गुड्स के ऊपर 0.25% ही है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमने इसमें ऑलरेडी ये कर दिया है, वो चीजें ऑलरेडी हो चुकी है, आप आगे बढ़िए। ठीक हो गया सर। इसके अलावा जो एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट है जिस तरीके से आपने मल्टीनेशनल कंपनीज के किए हैं ऑटो, तो इसमें हमारी सबमिशन ये है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है उनके लिए भी वही एक जैसे कानून होना चाहिए, तो वो ऑटो ही बजाय 159 की 153 की एग्जाम्पशन जो 148 की रिड्यूस रेट की है, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। जी सर, थैंक यू सर। सर इसके अलावा जो मिनिमम टैक्स के हवाले से है वहाँ पे भी पहले कभी 0.5 था, फिर 1 हुआ, फिर 1.25, फिर 1.5। इस पे भी हमारी सबमिशन ये है कि इस रेट को जो है वो इट शुड नॉट बी मोर देन 1।
ये और सर कई यूनिट ऐसे हैं जो लॉस मेकिंग यूनिट होते हैं, उनको भी ये मिनिमम टैक्स लायबिलिटी पे करना पड़ता है। जी बिल्कुल करना पड़ता है। असल में इसका बैकग्राउंड है, आपके साथ प्रोफेशनल बैठे हैं, आप मेरी तरफ यंग आदमी हैं, शायद ग्रांड कॉल कर पाए 90s का। ये 90s के शुरू में हम रजीव लेके आए, क्योंकि लॉसेस यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड नहीं होते थे, लोग मैनिपुलेशन रिटर्न फाइल करते हैं, ये किसी एक टैक्स पेयर की बात नहीं, बाय एंड लार्ज जनरली उनके पास कुछ होते थे और कम डिक्लेयर करते थे। तो इस मजबूरी में हमने कहा कि कुछ तो टैक्स दे दो, आपका लॉस हुआ है, इवन आपकी इनकम है, तो ये उस पर्सपेक्टिव में था। तो इसके लिए देख रहे हैं अगर इसका मिनिमम टैक्सेस का जो रजीम है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो 15 मिनिमम टैक्सेस है, उसको हम सुबह से आज भी इसके ऊपर ही काम किया। और अब हमारी मीटिंग खत्म हो गई तो हम दोबारा उसकी डिस्कशन पे चले जाएंगे कि मिनिमम टैक्सेस को हम किस तरह से के साथ कैसे रैशनलाइज करना है। This is already with us on our agenda. We actively deliberating on this. तो सब इसी में एक और रिक्वेस्ट है कि जो यार्ड के ट्रेडर्स हैं, इसमें आपने 0.5 किया ईयर 20 में सिर्फ उनका जो 24 अप्रैल को 2020 को जो आई थी ना ये सदारत की ऑर्डिनेंस, उसमें लिखा था कि यार्ड के जो ट्रेडर्स हैं उन पे मिनिमम टैक्स होगा 0.5, लेकिन वहाँ पे सिर्फ ईयर 20 लिखा गया है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इट शुड बी कंटिन्यू फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर रादर देन कि हम 20 तक इसको कंटिन्यू रखें। यार्ड के ट्रेडर के बारे सर इसके अलावा ये जो 21 है एमएससी है, ये सर पिछली दफा भी गवर्नमेंट ने बड़ी इसमें नरमी दिखाई है कि 10,000 वाली लिमिट को और सैलरी की 15,000 लिमिट को 25,000 पे ले गई। इसमें हमारी सर ये रिक्वेस्ट है कि क्योंकि विद होल्डिंग की लिमिट वहां पे 75,000 तक है, तो ये इसको भी बढ़ा के 75,000 तक कर दिया जाए, या एटलीस्ट 50,000 तक जानी चाहिए ये, जहां तक ग्रैंड सैलरी है और दूसरी जो चीजें हैं। ये 21 एल के हवाले से जी सर। सर आप तो प्राइमरीली चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं ना सर? जी सर। जी सर, आप थोड़ा सा आगे डॉक्यूमेंटेशन की तरफ बढ़े नहीं, आप कैश इकोनॉमी को प्रमोट ना करें। इससे मेरा भी कैश है कि सब कुछ के कैश में चला जाएगा, जिसके तो मैं तो जो 15 से 25 की गई है, ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि ये भी लोगों को जाने दें, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट मॉडल एक्शन प्लान के लिए जाए, लेटर प्लान मोड डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, ये थोड़ी सी वैसे में ना होंगे प्रपोजल जो है ये ठीक हो गया रिवर्सल में जा। अब सर 111 के हवाले से ये है हमारी रिक्वेस्ट है, एक बैंक में क्रेडिट एंट्रीज आई, डिपार्टमेंट ने पकड़ के कहा ये कंसील्ड इनकम है। सर मैं मानता हूँ ये कंसील्ड इनकम है, लेकिन सर इनकम की डेफिनेशन ठीक होनी चाहिए कि इनकम मीन कि उसका नेट प्रॉफिट, ना कि सारी उसकी क्रेडिट एंट्रीज। सर पता वजह क्या है कि जहाँ पे एक आदमी जिसने बिजनेस डिक्लेयर किया हुआ है, एक बंदे ने नहीं डिक्लेयर किया, जब जिसने डिक्लेयर किया उसको सिंगल टैक्स देना पड़ रहा है, और जिसने बिजनेस डिक्लेयर नहीं किया उसको 2 टैक्स देना पड़ रहे हैं, एक नॉर्मल टैक्स और एक 100% पेनल्टी। लेकिन सर इनकम की जो डेफिनेशन है वो ठीक होनी चाहिए। इसी वजह से सर एफबीआर के जितने डिसीजन हो रहे हैं सारे ऊपर से अनडू होते जा रहे हैं, ट्रिब्यूनल से हाई कोर्ट से अनडू होते जा रहे हैं कि ये इनकम की डेफिनेशन जो है वो ठीक नहीं है। तो ये है कि ये नहीं कि उसकी करोड़ सारी ट्रांजैक्शन हो गया, सारी इनकम बन गई, तो सर इसको इनकम की डेफिनेशन को ठीक होना चाहिए। दूसरा ये है कि उसको परचेज, यही बात है कि अगर सेल्स की आपने ट्रीट करनी है तो परचेज उसको अलाउ होनी चाहिए, ये नहीं है कि परचेज वहाँ डेबिट मौजूद है उसको बंदा इग्नोर करते और इधर से क्रेडिट पकड़ ले। ये सर इसको देखें आया ऑपरेशन में इसके ऊपर ट्रिपल वन को रीलाइव करने के लिए दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ, उसके साथ मेरी एक और डिस्कशन भी हुई है। देखें कैसे कैसे मेरा बड़ा स्टैंडर्ड आंसर इसका कुछ भी नहीं होगा। से फॉर एग्जांपल ये जस्ट फॉर डिस्कशन से अगर मैंने कास्ट ऑफ गुड्स तो पूरी की पूरी सही बुक कर ली है, वो पूरी मैंने वो तो कुछ चीज पाया पर केस सब कुछ वो मैं पूरी दे दूं, सेल्स जो है ऊपर से उसको मैं अंडरस्टैंड कर दूं, किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे सेल्स के लेके चले जाऊं, मेरे पास वो आ जाए, तो फिर मेरे ख्याल में पूरी सेल भी ऐड हो सकती है। ये तो होगा डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा। एनीवेज डिबेट पे अभी पढ़ते लेकिन वी गोइंग टू रैशनलाइज दिस ट्रिपल वन और ऑपरेशन वाले इसको देख भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। 147 के वाले से हमारी सजेशन ये है कि अगर किसी का पिछला जो है वो रिफंड पड़ा हुआ है तो सर उसको एडजस्टमेंट में बड़ी उसके साथ नरमी होनी चाहिए कि भाई वो आराम से उसको एडजस्ट करवा ले रादर देन कि वो कैश डिपॉजिट करे। अगर उसका रिफंड पड़ा हुआ है तो एस्टैब्लिश रिफंड है तो ये उसको सर ऑप्शन जो है ना उसको देनी चाहिए।
और इसी तरह सर जी सर फरमाएं। चलिए हम ये आईटी विल बी प्रोवाइडिंग अ सॉल्यूशन, हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे आईटी सिस्टम में हर टैक्स पे का एक ठीक लेवल बन जाए, पेबल्स का, रिफंडेबल्स का, क्रेडिट वेरिफिकेशन के इशू सेटल हो जाए, ये हो जाएगा सेटल अल्टीमेटली ये हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा हर चीज राइट। दैन सर आ जाती है ये एडजस्टमेंट ऑफ कहीं डिमांड अगर किसी की बनी हुई है, तो डिमांड क्रिएट हुई है किसी ऑर्डर के अगेंस्ट, तो सर ये है कि अगर उसका रिफंड है तो सबसे पहला स्टेप आप दो के बहुत अच्छे रूल्स बन गए हैं, रूल्स रिकवरी के बहुत अच्छे हैं, लेकिन सर फॉलो नहीं हो रहे कि अगर उसका रिफंड मौजूद है तो पहले उसको एडजस्ट किया जाए, फिर नेक्स्ट स्टेप जो है रिकवरी कर लिया जाए। तो ये हमारी सबमिशन है कि डिपार्टमेंट जो है स्ट्रिक्टली रूल्स को ऑब्जर्व करे। देन सर ऑडिट के हवाले से हमारी सजेशन ये है कि प्रीवियसली ये था कि 2017 में ये फाइनेंस एक्ट में तरमीम आई कि 1 से 3 इयर्स ऑडिट होना चाहिए, और सर 2019 में जो है इसको खत्म कर दिया गया है। तो हम ये दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर ऑडिट नो डाउट एक डेटरेंस है, और वो डेटरेंस सर 1 से 3 इयर सफिशिएंट है, रादर देन कि उसको आप हर साल करें। एक तरफ कमिश्नर की सिलेक्शन आ जाती है, बोर्ड की सिलेक्शन आ जाती है, तो काफी एक प्रॉब्लम जो है मान जाती है। तो इसमें हमारी ये सजेशन है सर। सर ये जो कमर्शियल इंपोर्टर्स के हवाले से मिनिमम टैक्स की बात है, अब सर उसका अनसोल्ड स्टॉक जो है इंपोर्ट की उसने टैक्स पे कर दिया, लेकिन अनसोल्ड स्टॉक पड़ा हुआ है उसके पास, अब वो टैक्स उसका जाया गया, अगले साल जब वो बेचता है तो उसको दोबारा टैक्स देना पड़ता है, मिनिमम टैक्स देना पड़ेगा, नॉर्मल टैक्स भी देना पड़ेगा, सारा कुछ जो है वो दोबारा करना पड़ेगा। तो ये सर एक बड़ी हैंडीकैप चीज आई थी बीच में, बड़ी एक प्रॉब्लम आई थी कि अगर मैंने फर्ज किया कि 1 करोड़ की चीजें खरीदी हैं, 5.5 लाख रुपया मैंने टैक्स पे कर दिया, उसमें से बेची नहीं है कोई चीज, तो 5.5 लाख रुपया टैक्स मेरा उसी साल जाया हो गया। तो सर मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाना चाहिए, एडजस्टेबल टैक्स होना चाहिए या फायदा टैक्स होना चाहिए। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है कि मिनिमम, लेकिन अगर आपने मिनिमम अभी कोई मजबूरी है उसको कंटिन्यू करना है, तो इसमें हमारी रिक्वेस्ट ये है कि अगर उसका स्टॉक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो देन जो है उसका टैक्स भी मिनिमम टैक्स 113 की तरह 113 में 5 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी वो आगे कंटिन्यू होना चाहिए। देन सर आ जाते हैं 177 और 122(5) है सर, इसमें यह है कि एक आदमी के 4-4, 5-5 साल के 122(5) के लग रहे हैं, कोई मैकेनिज्म नहीं है, 170 का भी मैकेनिज्म नहीं है। तो हम कह रहे हैं सर कि पहले डिस्क्रिपेंसीज जो है वो कभी कंफर्ट डिपार्टमेंट करवा देना कि ये डिस्क्रिपेंसीज हैं, आप उसको 176 में कॉल कर लें, अगर वो डिस्क्रिपेंसीज रिजॉल्व नहीं होती है तो फिर समय में आप 177 लगाएं, फिर 122(5) लगाएं। अब वो शार्ट डॉक्यूमेंट के नोटिसेस हैं, जस्ट लाइक शार्ट डॉक्यूमेंट है, लेकिन 122(5) में पूछा जा रहा है। हमारे पास एग्जांपल है, प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए हैं, हम तारिक मुस्तफा साहब को मिलकर उसमें आए हैं और उनके भी बाबर करवाया कि ये देख लें कि एक बंदे के 4-4, 5-5 साल है। तो इसमें हमारी ये रिक्वेस्ट है कि मैकेनिज्म जो है एफडीआर का जो है वो शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा नंबर 16 पे है कि अगर मैं सर किसी वजह से एसएमई सेक्टर की ये सर प्रॉब्लम है, मल्टीनेशनल के तो है नहीं, जैसे गुजरावाला सियालकोट है, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं गुजरात वालों के, तो अगर मुझे एविडेंस कच्चा एविडेंस है, पक्का मेरे पास एडवाइस नहीं है, तो मेरे सारे 174 में सारी एडबैक हो जाती हैं चीजें। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अगर मैंने परचेज लिखी हुई है, अनरजिस्टर्ड है, कुछ है, तो उसको कुछ होना चाहिए, जिस तरह आपने 21C में 20% तक डिसलो हो सकते हैं, इसी तरह यहाँ 174 में भी कोई लिमिट लग जाए कि कितने परसेंट जो है मैक्सिमम 10-20% जो है उसके एविडेंस अगर नहीं दिए तो वो एडबैक हो जाए। ये हमारी रिक्वेस्ट है सर। तो सर इसका प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस तो बड़ा डेंजरस होगा, कहीं उसको भी सोचिएगा। फर्स्ट तो मैंने कोई लेबर नहीं है, कोई वेजेस नहीं है, मेरे पास किसी को मैंने एक पैसे की सैलरी नहीं दी, मैं कहता हूँ कि ये सैलरी मैंने दे दी है 5 करोड़ की, मुझसे पूछा जाता है एविडेंस किधर है, अगर ये एविडेंस तो कोई नहीं, तो तुसी कहते 10% डिसअलाउ कर रहा हो, 4.5 करोड़ की सैलरी मुझे अलाउ कर दो, ये कैसे है? आपने इसकी वर्किबिलिटी के ऊपर गौर पॉज किया होगा कि इस प्रपोजल के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर मैं ये पूरी छूट दे दूं कि जो कि आपने एक्सपेंडिचर क्लेम किया है, मैं एनी केस अगर वन वेरीफाइड भी हो, आपके पास कोई एविडेंस भी ना हो, मैं 10% ही ऐड करूंगा, 90% आपको फिर भी मिल जाएगा। ये तो काफी बड़ा रेफरेंस भी मिल जाएगा। क्या है आपका रेफरेंस? वो सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे जो मिसाइल है ना हमारी इकोनॉमी के, जो एसएमई सेक्टर के हैं सर, वो भी बहुत ज्यादा है। यकीन करने का
चलिए सर, इसके अलावा नेक्स्ट जो है ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड, हमारी यहाँ पे सर एक सबमिशन है कि जो ऑडिट हो रहे हैं 214C में हो रहे हैं, 170 में हो रहे हैं, इसके ऊपर सर एफपीआर का अपना मैकेनिज्म होना चाहिए कि एक एफपीआर अपने तौर पर इसको वैल्यूएट करे कि कितने ऑडिट में वो किए हुए हैं। सर इसमें ये कि देखें कि हमें ये देखना है कि कितने केसेस नोटिस इशू हुए और कितने नोटिस जो है वो डिपार्टमेंट के हाथ में सेटल हुए और कितने नोटिस कंज्यूमर के हाथ में सेटल हुए हैं। 100% वो उसको रिलीफ मिलता है ट्रिब्यूनल से या हाई कोर्ट से, उसकी कॉस्ट से बड़ी ज्यादा आती है। वो लोग फिर डर जाते हैं कि यार टैक्स में जाएंगे तो नोटिस ही भुगतने हैं, तो इसलिए लोग डर के फिर आते नहीं है इस चीज पे। तो कम से कम चेक एफपीआर पे भी होना चाहिए। थैंक यू सर। बिल्कुल ठीक है सर, इसके अलावा सर ये जो एडीआरसी है, इसमें हमारी सबमिशन ये है कि इसको एक्टिव किया जाए सर, इसको जरा इनकरेज किया जाए। एडीआरसी बनी हुई है, बहुत अच्छा फोरम है, लेकिन सर एक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं। आप तो देखिए एडीआरसी को हमने बड़ा अच्छा रिजीम कर दिया पिछले बिल में, रूल्स भी दे दिए। सबसे बड़ा एडीआरसी के आगे हर्डल ये था, आपको याद होगा कि एडीआरसी की रिकमेंडेशन एफबीआर के ऊपर बाइंडिंग नहीं थी। जी जी बिल्कुल। अब हमने कह दिया कि जो भी रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग होगी। ये बहुत बड़ा एक इसके अंदर क्लास देता है, वो तो ठीक कर दिया और एडीआरसी ट्रांसटिट्यूट भी हुई है। अब मेरी इत्तला ये है कि एडीआरसी में लोग आ काम रहे हैं, वो आगे प्रैक्टिकली एडीआरसी के अंदर आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, डिपार्टमेंट है, एक्टिव हो सके ना हो सके, वो फिर हमारी कल्चर की कुछ जिस तरह से हम कंडक्ट करते हैं। इस वक्त जो रिजीम एडीआरसी है वो तो काफी हमने स्ट्रीमलाइन कर दिया है। तो सर थैंक यू सर। अच्छा सर, इसमें आगे ये है कि जहाँ पे मैं कमिश्नर के फैसले से अपील मैंने की हुई है, कमिश्नर के फैसले, कमिश्नर अपील के फैसले से डिससेटिस्फाइड हूँ, मैं आगे ADAR चला गया, ट्रैवलर चला गया और डिपार्टमेंट दोबारा इनिशिएटिव कर देता है प्रोसीडिंग, तो हम कहते हैं कि ये सर मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन हो जाती है। तो ये है कि आप दोबारा वहाँ से प्रोसीडिंग का स्टे लेना पड़ता है और फिर डिपार्टमेंट को स्टाफ करवाना पड़ता है। तो हमारी यहाँ पर रिक्वेस्ट यही है कि इसको जो है, जब एक मैटर सब जुडिस है तो उस वक्त तक ना छेड़ा जाए जब तक ATA फैसला नहीं करता। सर इसके अलावा सर सेल टैक्स है, सेल टैक्स के हवाले से सर नंबर 1 में 20 प्रपोजल है सर 3% एक टैक्स वैल्यू एडिशन, 17% एक टैक्स और फिर 3% फर्दर टैक्स, 23% सर बन रहे हैं और फिर ऑडिट की फॉर्मेलिटी सारी अपनी जगह पे। तो सर इस पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जो 21 भी इसके साथ ही पढ़ लीजिएगा प्रपोजल। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि ये टैक्स के रेट्स जो है इसको रिड्यूस किया जाए। अब आप ठीक कह रहे हैं कि आपका रेवेन्यू जो है ऊपर से इम्पैक्ट आता है, लेकिन सर बहुत सारी चीजें हैं कि जब इनको छेड़ेंगे ना, इनको नीचे करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि टैक्स ब्रॉडनिंग जो है ना, टैक्स बेस जरूर बढ़ेगी। और सर दूसरा ये है किसी में जहाँ पे फर्दर टैक्स CNS एक बंदा दे देता है, तो जब जहाँ CNS दे दिया गया सर, वहाँ पे तो फर्दर टैक्स वाला कंसेप्ट ही नहीं होना चाहिए, उसको तो खत्म होना चाहिए। और सर ये 8B जिस तरीके से कुछ यूनिट्स में 5% लगाया है, तो यहाँ पे भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि 8B को भी रिव्यू किया जाए, इस पे भी मज़ीद नरमी लाई जाए। सर इसमें वर्किंग कैपिटल सारा स्टकअप हो जाता है 8B में आके, हमारा सेल्स टैक्स ऑलरेडी पेड होता है, तो भी 8B में वर्किंग कैपिटल लोगों का स्टकअप हो जाता है। और ट्रेडर है उनका तो बहुत ज्यादा स्टकअप हो जाता है, सारा कैपिटल वो 8B उसमें चला जाएगा इम्पोर्ट स्टेट में। 23 पे नंबर 23 पे हमारी प्रपोजल ये है कि मैंने एक एप्लीकेशन डी रजिस्ट्रेशन की लिखी और उसके बाद सर मैंने 6 माह रिटर्न भी फाइल की, अब मैं छोड़ गया उसको फाइल करना। अब सर मिसयूज अनअटेंडेड जो सेल टैक्स मैंने छोड़ा है ना, इसको मेरी हैकर जो है यूजर आईडी पासवर्ड वो हैक करके वो कुछ ना कुछ काम डाल देते हैं। तो हमारी ये सजेशन है कि एज सून एज पॉसिबल मैं डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता हूं, तो वो एफबीआर ब्लॉक कर दे, उसको मेरी रिटर्न ब्लॉक हो जानी चाहिए, उसमें मजीद कोई किसी किस्म की कोई इनकमिंग आउटगोइंग नहीं होनी चाहिए, हो सके। ये ठीक है, मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि 2 या 3 कंसेक्यूटिव आप रिटर्न के नॉन फाइलर हो रहे हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन ब्लॉक कर देते हैं हम, लेकिन इसको देखते हैं जब रजिस्ट्रेशन किसी की ब्लॉक हो जाए तो फिर उसको कोई भी यूज केस नहीं कर सकता। नहीं लेकिन सर उसी लेट्स सपोज ब्लॉक हुई है, अब अगला बंदा जो है कोई और बंदा जो है उसको दोबारा एक्टिव कर लेता है। हमारा मैंने कहने का मकसद ये है कि परमानेंटली ब्लॉक हो जाए, ठीक है ऑडिट की फॉर्मेलिटीज अपनी जगह पर चलती रहे उसकी, लेकिन ये है कि सेल से ज्यादा उस पर डर जाए। और सर 24 पे है कि जो प्राल का हेल्प डेस्क है, ये हर RTO लेवल पे सर काइंडली इसको जरा सोचा जाए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम प्राल के एंड पे भी हैं, तो ये हर हेल्प डेस्क जो है हर RTO लेवल पे होना चाहिए।
और सर 25 पे हमारी प्रपोजल ये है कि एक 17% सेल टैक्स, वैट सिस्टम, इनपुट आउटपुट, अगर वो इनपुट आउटपुट के चक्कर में एक बंदा नहीं आना चाह रहा तो सिंपल चलना चाहता है, तो सर उसके लिए जो पुरानी स्कीम 2% वाली है इसको भी जरा देखा जाए, अगर वायबल है तो सर जरूर इसको इनकरेज किया जाए। और सर इसके अलावा 26 पे विदहोल्डिंग टैक्स के हवाले से है, इनकम टैक्स में विदहोल्डिंग समझ आ गई, सेल टैक्स में भी विदहोल्डिंग जो है वो आई। हमारा यहाँ पे रिक्वेस्ट ये है कि ये सिर्फ मीडिया की हद तक, एडवर्टीजमेंट की हद तक रहे, बाकी खत्म कर दिया जाए। और खास तौर पे यहाँ पे जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं उनको कहा गया कि अगर अनरजिस्टर्ड से बाई करते हैं तो 5%, पहले 1% था 5%। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है सर कि ये कॉर्पोरेट सेक्टर को डिस्करेज करने वाली बात है, इसको जो है खत्म होना चाहिए। और सर यहाँ पे भी ये जो रिकवरी है, यहाँ पे अगेन इनकम टैक्स के हवाले से जो बात की है मैं करना चाह रहा हूँ कि जहाँ मेरा रिफंड मौजूद है तो पहले उसको एडजस्ट किया जाए, फिर रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाए। और सर ये एक सर जो कमिश्नर अपील साहब है, उनके हवाले से सजेशन ये है कि ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंडर होनी चाहिए रादर दैन एपीआर के अंडर। और सर रिवीजन ऑफ रिटर्न्स और कंडोनेशन वगैरह सर इस पे अगर मैं रिवीजन की एप्लीकेशन दी हुई है, महीनों पड़ी हुई है सर, कोई मॉडरेशन नहीं होती, बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, बार-बार कहना पड़ता है सर। कोई ऑटो कोई टाइम फ्रेम होना चाहिए, विद इन 15 डेज, विद इन 1 वीक, विद इन 3 वीक, ताकि उसमें डिसीजन कमिश्नर पे बाइंडिंग हो जाए कि वो ले। और इसी तरह सर कंडोनेशन वाली बात है। और सर ये 21 में भी हमारी रिक्वेस्ट ये है कि नो डाउट डिपार्टमेंट ने बड़ा अच्छा अपने आप को इसमें टैकल कर लिया है, कि जो फेक और फ्लाइंग वाला मामला था। लेकिन सर अभी भी हमारी रिक्वेस्ट है कि सब्सिक्वेंट अगर कोई बंदा ब्लैक लिस्ट हो रहा है तो उसका इस बंदे को पेनलाइज नहीं होना चाहिए। जो जेन्युइन बायर है, जो फ्लाइंग और फेक वाला बंदा नहीं, जेन्युइन बायर है, वो पेनलाइज नहीं होना चाहिए। और फर्दर टैक्स का पहले भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि इसको खत्म कर दिया जाए सर। तो इस पे थोड़ा देर ये टैक्स सेल से दोस्त हैं इरफान से, ये कमेंट करेंगे फर्दर टैक्स के ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम, शेख इरफान जी फॉरवर्ड एससीपी सर, आपसे सर 2-3 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस में मुलाकात हो चुकी है सर। फर्दर टैक्स के बारे में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सर जितना फर्दर टैक्स हम लगाते हैं ये टोटल का टोटल सर फ्लाइंग इनवाइसेस का मंबा बन रहा है। इससे ये होता है कि सर लोग इसका इनपुट क्लेम करने के लिए फेक कंपनीज बना रहे हैं। इसमें ये होता है कि जब हम लोग ऐसे बंदे को सेल कर देते हैं कि जिसकी कोई पहचान नहीं है, जिस तरह हम CNIC ले लेते हैं, तो उसमें सर ये है कि इनपुट क्लेम नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा कलेक्ट होता है, इंस्टेड कि हम 3% ले, क्योंकि इनपुट जो है 17% सेल टैक्स का। तो जो टैक्स नेट ब्रॉड करने वाली बात है वो तो सर ऑलरेडी गवर्नमेंट जिस तरह मैयस दे रही है, तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह लोग ऑटोमेटिक टैक्स नेट में आ जाएंगे कि जितनी रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं या आपने जो प्राइस बॉन्ड रोके हैं या जो TTs के थ्रू मनी आपकी वाइट हो रही थी, वो चीज़ें भी खत्म हो रही हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि हमारी बहुत सी बिजनेस कम्युनिटी जो है ना कि वो सर ऑलरेडी टैक्स नेट में आना चाहती है, लेकिन ये फर्दर टैक्स वाला मामला ये बहुत ख़राब हो रहा है। इसकी वजह से सर बहुत फेक काम हो रहा है। इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं आपके कोशिश करूँगा, ये 37 नंबर है सर, इसमें हमारी एक टेक्सटाइल के आइटम है, मेरे ऑफिस आपके ऑफिस में सर आपसे बात भी हुई थी कि एडिशनल सेल टैक्स ऐड कर दिया गया है कमर्शियल इंपोर्टर पे, जो कि सर बहुत बड़ा एक मिसयूज हो रहा है कि जितने इंपोर्टर्स थे जब एडिशनल सेल टैक्स उनको 3% देना पड़ रहा है, तो अब सर ये है कि वो फेक मैन्युफैक्चर के लाइसेंस पे काम करना शुरू हो गए हैं। हमने जावेद गनी साहब को आपके ऑफिस में एक पूरा रिकॉर्ड दिया था कि जितनी इंपोर्ट सर हो रही थी रेगुलर और जिसमें RTO को भी इनकम टैक्स पर आ रहा था, वो टोटल तकरीबन ऑलमोस्ट खत्म होने के करीब है, 5-7% रह गई है। बाकी तमाम इंपोर्ट जो है वो फ्लाइंग फेक किस्म की मैन्युफैक्चरिंग जो है, खासकर कराची के लोग हैं, उन्होंने छोटी छोटी इंडस्ट्रीज के लाइसेंस बनाए हुए हैं, उनके नाम पे सर इंपोर्ट हो रही है और ये एडिशनल सेल टैक्स की वजह से हमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो आपने हमें कहा था कि सितंबर में इंशाल्लाह हम इसको रिव्यू करेंगे, ये जो एडिशनल सेल टैक्स है कमर्शियल इंपोर्टर पे। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सर कि आप उस चीज़ को देखते हुए इसको ख़त्म करें ताकि ये हमारी जो है लेवल प्लेइंग फील्ड हो, क्योंकि जितने कमर्शियल इंपोर्टर हैं सर वो भी इंपोर्ट करके इंडस्ट्री को सप्लाई देते हैं। तो इसमें जब हमने फ़र्क रखा है तो वो ये है कि जो जेन्युइन बिजनेस है वो बहुत हर्डल हो रहा है और फेक बिजनेस है वो बड़ा इंप्रूव हो रहा है। थैंक यू सर। प्लीज नोट करिए चीफ सेल टैक्स मेरे पास मौजूद है, मैं स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको देखा जाए।
सर इंक्लूड किया है। थैंक यू सर। थैंक यू। सर इसमें इसके अलावा 31 पे है पीओएस जो है, इसमें हम कह रहे हैं कि नया शॉप आ रही है पीओएस में, उसमें हमारी ये रिक्वेस्ट है कि उसको कुछ मार्जिन दिया जाए 1 साल का न्यूली बॉर्न बेबी को, यानी पुराने बंदे की बात नहीं हम कर रहे, जो न्यूली बॉर्न है उसमें कुछ ग्रेस पीरियड उसको दे दिया जाए। और सर इसके अलावा 32 में टॉल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बड़ा पुराना इशू चल रहा है बिटवीन प्रोविंसेस और फेडरल गवर्नमेंट। तो सर इसमें ये है कि सूबे जो है वो ज़्यादा नोटिस भेज देते हैं कि आप जो टॉल मैन्युफैक्चरिंग है इस पर हमें सर्विसेज का टैक्स दें, और एफपीआर हम एफपीआर में रजिस्टर्ड है, जैसे सर ये डाइंग मिल की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सर इसको रिजॉल्व होना चाहिए इस इशू को। इसको हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं उनके साथ नेगोशिएट करके, ये 3-4 सेक्टर हैं जिनमें ओवरलैपिंग गेम्स हैं दोनों जुरिसडिक्शंस में, और होपफुली वी आर गोइंग टू सेटल दिस इशू सून। इस पे ज़्यादा कंट्रोवर्सी है फेडरेशन के सूबों के साथ, तो इस पर इंशाल्लाह तेजी से करते हैं। सर इसके अलावा ये है कि जो इनपुट और सेक्शन 8 कहता है कि किस पे इनपुट अलाउ नहीं हो सकती, तो उसमें सर ये है कि जहाँ के बिजनेस ही एक बंदे का ट्रांसपोर्ट का है, तो सर उस ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में जो अगर वो ट्रक खरीद रहा है तो वो तो उसका वर्किंग कैपिटल प्लांट एंड मशीनरी की तरह है ना प्लांट, वहाँ पे सर इनपुट जो है अलाउ होना चाहिए, इंडिया में मौजूद है। और इसी तरह सर जो फैक्ट्री में जो गाड़ियाँ डिलीवरी के तौर पर यूज होती है, जैसे कोक है, पेप्सी है, ठीक है, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे भी ये पार्ट ऑफ साइकिल है, इस पे भी इनपुट जो है अलाउ होना चाहिए। लोग हाई कोर्ट से जाके लोग करवा रहे हैं, लेकिन हमारी ये रिक्वेस्ट है कि डिपार्टमेंट जो है वही फरागदिली का मुजाहरा करे और इसको अलाउ करे। ये एडमिन उनके पास नहीं है, आप पढ़ ताकि गाड़ियाँ आ जाती हैं सर इसके अलावा एक्स्ट्रा टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी या गैस बिल जो भी है, सर इसमें यह है कि आप एक बंदा 2 माह रिटर्न नहीं जमा कराई, इनएक्टिव हो गया, एक्स्ट्रा टैक्स लगना शुरू हो गया। सर एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो आगे जाकर उसने रिटर्न जमा करा दी, तो था तो हमारे बेबी ना एफपीआर के बेबी है, एफपीआर के साथ ही उसकी एंगेजमेंट है, चल रहा है टैक्स पे, तो ये है कि उसको इतनी पेनलाइज नहीं होना चाहिए कि उसका एक्स्ट्रा टैक्स क्लेम ही ना हो, वो अगर सब्सिक्वेंटली वो दोबारा एक्टिव हो जाता है तो इसको क्लेम होना चाहिए, उसका ज़ाया नहीं होना चाहिए। और ये इरफान साहब ने ये 37 नंबर आपको बता दिए सर। और सर कुछ कस्टम से रिलेटेड चीज़ें हैं कि रेगुलेटरी ड्यूटी जो है उसको ख़त्म किया जाए, जो रॉ मटीरियल्स हैं उनसे, और इसी तरीके से सर कुछ प्रेसिडेंट साहब हमारे सजेशन आपको देंगे सर, कोई ये स्टील सेक्टर के हवाले से जो बोर्ड ऑफ स्टील है, स्टेनलेस स्टील शीट जो है उसके हवाले से सर इसके ऊपर सर ये बात है कि स्टील की बेसिकली 2 ग्रेड इंपोर्ट हो रहे हैं, एक 200 सीरीज एक 300 सीरीज का। 200 सीरीज के ऊपर फॉर एग्जांपल जो कस्टम ड्यूटी टैक्स है वो है 12 लाख रुपया, और जो 300 है उसके ऊपर है 24 लाख रुपया। अब वो नेकेड आई से सर ये पता भी नहीं चलता कि ये क्या फर्क क्या है जब तक उसकी लैब ना करवाई जाए। तो हो ये रहा है कि लोग मंगवा 300 रहे हैं लेकिन उसको डिक्लेयर कर रहे हैं 200 के अंदर, और 200 में डिक्लेयर करवा के जो 300 के जेन्युइन इंपोर्टर है जो 300 सीरीज मंगवा रहे हैं उनको सर वो महंगा पड़ता है बहुत ज़्यादा, अब वो अनकम्पिटिटिव हो रहे हैं। इसमें ऐसा भी हुआ है, एफआईआर भी हुई थी, केसेस भी हुए थे, कलेक्ट्रेट कराची ने किया था, और जिन लोगों की कंपनियों की जीडीज लगी हुई थी, इतना बड़ा ये था सर स्कैम कि वो कंपनियां जिनका ओरिजिन शो किया हुआ था कि इनसे हमने खरीदा वो 300 सीरीज ग्रेड बनाती नहीं थी, गूगल पे चेक करके बाकी इंफॉर्मेशन लेके भी। तो सर इसको हमारा ये है कि इनको आप थोड़ा सा जो 300 सीरीज है उसकी ड्यूटी कम कर दी जाए ताकि क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो मिले। इसे एचएस कोड में हमने लिखा हुआ है 7219 एंड 7220। मैं अपने कोलीग जो कस्टम के हैं उनसे ये शेयर करूंगा, लेकिन थोड़ी सी मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बताइए कि जब आप कह रहे हैं कि लेकर आए थे तो पता ही नहीं चलता, तो उसको लैब रिपोर्ट के बगैर समझ नहीं आती दोनों प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में, तो वो फिर लैब रिपोर्ट हर कंसाइनमेंट की तो पॉसिबल नहीं, हर किसी का सैंपल लें और फिर जाकर क्लियर करें और क्या करें। सर हम ये सर डिफरेंस ये है कि सिमिलर प्रोडक्ट है ना, उनको दोनों को सेम कर दिया जाए, उनके दोनों के टैक्स रेट जो है वो उनका सेम हो जाए ताकि उसका जो है वो फर्क खत्म हो जाए उनका। तो जो आपका उससे रेवेन्यू बढ़ेगा तो इसको देखना पड़ता है कि दोनों जो प्रोडक्ट हैं क्या डिफरेंट कृषि उगा रहे हैं, एक उगा रहे हैं,
product किस तरह it is my study and I will be referring this matter to my colleague in customs, Ahmed will taking care of this. Thank you sir. अच्छा, दो सजेशन हमारे प्रेसिडेंट साहब की तरफ से हैं, तो माशाल्लाह बड़े प्यारे, जरा दिखा दें नीचे, बड़े प्यारे यंग एनर्जेटिक सर हमारे प्रेसिडेंट हैं। इनकी तरफ से दो सजेशन है। एक ये है कि ये डिवीजन है गुजरांवाला, तो यहाँ पे ATI जो है उसका बेंच यहाँ पे होना चाहिए गुजरांवाला डिवीजन में, ताकि ये बाकी जो पूरी डिवीजन है वो फायदा उठा सके बजाय लाहौर जाने के। और इसी तरह SCCP का जो बेंच है वो भी सर यहाँ पे होना चाहिए। ये दो स्टेशन है हमारी, ये भी वफाक तक हमारी पहुँचा दीजिए। और सर कोई टैक्स पे हम जाएंगे कि हमारी को प्लेसमेंट में पता चले गुजरांवाला का टैक्स रैंकिंग है क्या पाकिस्तान में। हम अज्यूम करते हैं कि पाकिस्तान में 8वें नंबर पे आ रहे हैं, पंजाब में हम 5वें नंबर पे आ रहे हैं, और लोकल RTO में 40 बिलियन एनुअल मतलब RTO में गुजरांवाला में जमा करवा रहे हैं, मोर देन 40 बिलियन रुपीस। तो सर आप ठीक कह रहे हैं, मैं दोनों तजावीज़ को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन दोनों ये मेरा रोल कोई बनता नहीं है। ट्राइब्यूनल लॉ डिवीजन के अंडर है, वो लॉ वाले जो है उसके बेंचेस गली खोलते हैं, अच्छी बात है, मुझे भी कोई मसला, वो देखेंगे कितना बिजनेस की क्वालिफिकेशन है। LPR से वो नहीं पूछते कि यहाँ पे कितने बैंक बनाने हैं, कैसे बनाना है। तो प्रपोजल आपकी बिल्कुल ठीक है। दूसरा SCCP के हवाले से बात कर रहे हैं, तो I think this proposal should be taken up with Chairman Tarwal or the law minister and secretary law, or if you can justify your claim on the basis of tax litigation at present available, so I think if you make a convincing case, so nobody is going to refuse आपकी बात मानी जा सकती। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, ये हमारी तरफ से सजेशन थी, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग हमेशा, थैंक यू सो मच। I am really grateful for very valuable suggestions and input you have given to us, and we will consider all these proposals, and I assure you we will be amending the laws wherever we feel that it should be। जी आपका सर आप कुछ कहना चाहते हैं? जनरल सर मोमेंटम यही कि लोग टैक्स नेट में आना चाहते हैं, सिर्फ टैक्स का सिस्टम थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए। जनरली लोग टैक्स में आना चाहते हैं, हमने बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, चैम्बर इदारा ही ऐसा है कि लोगों को मोटिवेट करता है, लेकिन जब तक ये टैक्स सिस्टम, ये जो ऑडिट और ये चीज़ों के लोग डर के ना इस पे नहीं आते हैं। तो एक तो फिक्स टैक्स की भी बात वाकई साहब ने तो नहीं की, एक बड़ी ज़्यादा डिमांड होती है ट्रेडर की तरफ से कि यार हमारी दुकान का पर स्क्वायर फीट बिजनेस डायनामिक्स देख के, डेमोग्राफिक्स देख के फिक्स टैक्स अगर कर दे तो वो भी बहुत ज़्यादा जो प्राल है या जो POS सिस्टम उस पे नहीं जाना पड़ेगा, तो उस पे भी हमारा टैक्स रेवेन्यू बढ़ सकता है। पता नहीं होगा कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है FATF की वजह से, वो आप बेहतर में गाइड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बिजनवाला, और आपकी इजाजत हो तो मैं अपने आई को सियालकोट से उनको जिम्मेदार देता हूं। सर थैंक यू। श्योर सर, प्लीज थैंक यू सर। Thank you very much. No one is handed over to Sialkot Chamber of Commerce. शुक्रिया सर। सबसे पहले आपने मौका दिया चैम्बर को। अनफॉर्चुनेटली चैम्बर साहब किसी अपनी एक जाति की सेवा से जो आज इस सेशन में ज्वाइन नहीं कर पाए। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आपको बहुत आ रही है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है और तस्वीर भी बहुत आ रही है। आप प्रेसिडेंट गुजरांवाला चैम्बर के सियालकोट चैम्बर जो है ये आप जानते हैं, आपने यहाँ स्टार्ट भी किया है कि एक्सपोर्टर्स एंड मैक्सिमम लोग तो बड़ी मुख्तर सी जो एक्सपोर्ट रिलेटेड हैं वो प्रपोजल सियालकोट चैम्बर में देती हैं, तो वन बाय वन अगर ज़्यादा तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा सर, सबसे पहले एक तो जो इशू है लास्ट ईयर क्योंकि 115 में चेंज आई थी कि सब सेक्शन 4 जो है उसको डिलीट कर दिया जाएगा, तो चैम्बर की ये रिक्वेस्ट है कि उसको रिवाइव किया जाए। उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि अगर नॉर्मल रिटर्न के साथ हम जाएंगे तो वहाँ कॉमर्स और बाकी चीज़ें क्योंकि एक्सपोर्ट में अंदर लोग जो है वो ये समझते हैं कि आप उनसे फिक्स टैक्स दे रहे हैं, अगर फिक्स टैक्स से कम करने के मजबूर हैं तो जितने भी प्रीवियसली बेनिफिट्स इनके चल रहे थे वो कंटिन्यू होने चाहिए। ये इसके साथ सबमिशन है। हमारे साथ में छोटी सी
अब ये रेजिड्यू चेंज होने के बाद जो रिटर्न्स आई हैं एक्सपोजर की, अब इसमें को किसी एस्पेक्टिव कंपनी में लगाना शुरू किए हैं या नहीं है? अभी जब तो फर्स्ट ईयर होगा ना टैक्स जो तो फिक्स का डिमांड के रिटर्न है, डिमांड के जमाने के रिटर्न को स्ट्रक्चर को लगाना है। अभी ये क्या है? लास्ट ईयर इसकी जो थी 150 के रिटर्न स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ रिटर्न वही था। तो रिक्वेस्ट ये है कि क्योंकि वोटर्स हैं और आप इनसे वो टैक्स बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के एक्सपोर्ट का कोई बेनिफिट है या नहीं है प्रॉपर्टी सेक्टर में तो टैक्स ले लिया जाता है। तो इस बात में सर ये फर्क है कि इनकी जो प्रीवियसली कंटिन्यू चल रहा था, एक तो डिफरेंट ऑडिट पॉलिसी के थ्रू इनको एक बेनिफिट आ सकता है कि ऑडिट के लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं होती थी इनकी, प्लस चूंकि वो एक स्टेटमेंट फाइल करते थे और उनको रिपोर्ट फाइल क्योंकि टैक्स जो आपने लेना था तो आपने अमाउंट जब रिलाइज हो किया बैंक में वही कोई जो लामा फोटोग्राफ जो सारी जो बंदा आया हुआ मेरे पास आपके पास अच्छा नेक्स्ट वो उसको अपलोड कर दिया कभी उसको और कर रहे हैं बंदे को रेट ऑफ टैक्स मलिक साहब ने बड़ा करंट सिचुएशन में क्योंकि कोरोना है पैंडेमिक है प्लस जो कंपटीशन है इंटरनेशनल मार्केट में उसको मद्देनजर रखते हुए चैम्बर की तरफ से रिक्वेस्ट है कि इस रेट को 1% से 0.5% दिया जाए। जस्टिफाई भी इसलिए है सर मुझे जानते हैं क्योंकि डॉलर का जो रेट है वो बढ़ने से टैक्स का क्वांटम शायद इतना फर्क ना पड़े अगर इस रेट को रिड्यूस भी कर दिया जाए इस करंट सिचुएशन में। इस बेनिफिट की शक्ल में जो गवर्नमेंट का ऑलरेडी दिया है कि बिजनेस कम्युनिटी को उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रेफरेंस से बेनिफिट देना चाहिए। थोड़ा सा आर्गुमेंट जो है मेरे चीफ साहब ने भी कंक्लूड किया डॉलर का रेट बढ़ गया उससे टैक्स लायबिलिटी आपकी ज्यादा हो जाएगी, बड़ा ठीक आर्गुमेंट है आपका। लेकिन जब डॉलर का रेट बढ़ा तो एक्सपोर्टर का प्रॉफिटेबिलिटी भी शायद बड़ी होगी, उसको फायदा हुआ क्योंकि जब हम रेट नीचे करते हैं या हो रहा होता है तो एक्सपोर्टिंग सेक्टर जो है वो सीखते हैं कि आप उसको क्यों कर रहे हैं नहीं ऑफिशियल इसको देखते हैं। पहले सर एक मुझे इजाजत दीजिएगा इसमें दो जब डॉलर का रेट बढ़ा ना तो सर ये सारे ऑर्डर आपके इलम में है कि ये पीरियड ऑब्वियसली 6 मंथ ईयर्स के लिए ऑर्डर जिनके पास होते हैं कंफर्म तो इनको जो लॉन्ग पीरियड बाय करने पड़ेगा वो जो इनकी पुरानी कैलकुलेशन थी उससे ध्यान करना पड़ेगा। तो शायद प्रॉफिटेबिलिटी की जो रेशियो है वो उतनी ना हो जितनी समझी आ रही है वो उनका रेट प्रपोजल है जो 218 सेक्शन 218 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जिसमें एक मोड जो है वो सर्विस का किया गया है जो आईटी बेस्ड मेलिंग वाला या जो सिस्टमैटिक एक कॉरस्पॉन्डेंस होती है उसके थ्रू। तो सर इसकी रिक्वेस्ट ये है कि अभी लोग उसमें फेमिलियर नहीं है इन चीज़ों के साथ। अगर हम देखें तो मैं अगर मिसाल दूँ इस वक्त आपका डिस्ट्रिक्ट है नागवाल तो वहाँ से चले जाए तो बड़े सारे इलाके ऐसे होंगे वहाँ लोग काम तो कर रहे हैं जनरली लेकिन शायद ना मेलिंग के साथ करंटली और ना जो IRS है उसके साथ इस मैकेनिज्म के साथ अभी लोग फेमिलियर नहीं है। तो रिक्वेस्ट ये होगी कि जो एक प्रीवियसली मैकेनिज्म FDR ने बनाया हुआ था एक सर्कुलर के थ्रू अभी उसको कंटिन्यू किया जाए। मैं इसमें ऐड करूँ कि क्योंकि इस वक्त जो FDR ने प्रोफाइल ऑपरेशन का मैकेनिज्म दिया था वो भी शायद 100% अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मुमकिन है कि वो भी 30-40% तक भी नहीं हो सका ना। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि इसको भी जो जैसे प्रीवियसली चल रहा था आजकल में रिव्यू रखा जाए लेकिन अभी इसको फाइनल ना किया जाए इस मैकेनिज्म को कि इसकी इस नोड के थ्रू जो सर्विस है वो सफिशिएंट खराब हो जाए। ये प्रश्न नेक्स्ट है 4 नंबर पे मेरा ख्याल है वो ऑलरेडी एड्रेस हो चुका है नंबर उनकी तरफ से वो ड्रा कर लिए गया था नोटिफिकेशन में स्पेशल क्लिक कर रखने से आया था नेशनल अभी जब सेल टैक्स का कलर है 505 पे है
इसी तरह उस पर संबोधित। ये बड़ा बर्निंग इशू है सर। सियालकोट में कैसे के खुला वाले की कहा कि एक तो पैरालिम्पिक कंपनी जो है उनके लिए ये प्रॉब्लम है कि हम उस सेक्टर को शायद इजाजत नहीं दे रहे अगर इस तरह की प्रोविजन रहें कि होल्डिंग प्रोविजन के बारे में सरकार कर दे। क्योंकि एक ऑलरेडी डिस्कशन आपसे बड़ी तफसीली बैठक भी हुई थी, तो मैं ये समझता हूँ कि होल्डिंग प्रोविजन जो है वो गार्डनिंग के लिए हमेशा लाई जाती है। तो अगर हम करंट सिनेरियो में देखें तो जो सेल्स टैक्स में अदरवाइज अमेंडमेंट जो 2019 आई थी, जिसमें सर बड़ी इंपॉर्टेंट है एक डेफिनेशन की चेंज आई थी कॉटेज इंडस्ट्री की जो 2(5) ए भी जो है, और प्लस जो चेंज आई थी CNIC जो एनपीएल की कंडीशन सेक्शन 23 में। सर उन दोनों को देखा जाएगा तो मैं समझता हूँ कि वो तमाम सेक्टर्स अदर देन रिटेलर उनके लिए तो आज लाजम है कि उन्होंने किसी बंदे को पैसे की अगर सेलिंग करनी है तो उन्होंने उससे CNIC या एनपीएल कलेक्ट करना है, आइडेंटिफाई जो टैक्स पेयर हो रहा है। अब दूसरा अगर देखा जाए कि कॉटेज इंडस्ट्री की चेंज आने के बाद कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर नहीं रह गया होगा कि जो अपना काम कर सके विदाउट गेटिंग सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन। तो इन दोनों चीजों को अगर देखा जाए तो ये जो एक्सरसाइज की प्रोविजन है, मैं समझता हूँ कि इसकी जरूरत नहीं है, वो काम गवर्नमेंट का अदरवाइज हो रहा। तो सियालकोट चैम्बर की तरफ से क्योंकि ऑलरेडी मैटर अंडर कंसिडरेशन है, बोर्ड में टाइम टू टाइम जहाँ जो लोकल उससे सेक्टर की जुलाई बोर्ड की तरफ से सैंक्शन तो मिले। तो मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोविजन है ये सर अगर आप समझते हैं कि जनरली इससे कोई लार्ज रेवेन्यू क्रिएट होता है तो कम से कम क्योंकि एक्सपोर्टर जो है उनकी कॉस्ट बर्डन हो रही है, इससे कम से कम टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सपोर्टर्स हम ये समझते हैं कि अगर उस रेलेवेंट शेड्यूल में जहाँ ये मेंशन है अगर एक्सक्लूडिंग एक्सपोर्टर कंपनी अगर डाल दिया जाए सफिशिएंट होगा। ये सर सॉल्यूशन है इसमें। नेक्स्ट सर सियालकोट चैप्टर की तरफ से फर्स्ट है कि जो जीरो रेटिंग है उसको रिवाइज किया जाए। अगर आप समझते हैं कि ये प्रपोजल जो है क्योंकि एक्सपोर्टर में बहुत बड़ा मुकाबला है क्योंकि इनकी कॉस्ट जो है वो बढ़ती है क्योंकि रिफंड दो के इसमें मैकेनिज्म बड़ा अच्छा है, इसमें बड़ा अच्छा चल रहा है, हम अप्रिशिएट भी करते हैं। इवन देन सर उस पीरियड के लिए फाइनेंशियल क्रंच के इनकी जो अमाउंट है वो रिकॉर्ड की शक्ल में वहाँ ब्लॉक जरूर है। तो इनका ये मानना है सियालकोट चैप्टर की तरफ से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस कम से कम इस मामले को अगर जीरो रेटिंग को दोबारा रिवाइज किया जाए तो शायद बेहतर बिजनेस है वो नीड उसको फ्लोरिश किया जा सकता है। इसी कारण में सर जो SRO 327 है ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स उनके लिए था। उनका बड़ा एक कंफाइंड है कि ये कस्टम से उनको सर्टिफिकेट दर्ज किए गए थे, तो उसी जीरो रेटिंग को जब खत्म किया गया है जुलाई 2019 से, तो वहाँ से भी जो जीरो रेटिंग वाली फैसिलिटी थी उसको भी विड्रॉ कर दिया गया था। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर सर जनरली जीरो रेटिंग का रिवाइवल पॉसिबल नहीं है तो कम से कम वो लोग जिन्होंने ये लाइसेंस लिए हुए हैं SRO 327 के ग्राफ में, कम से कम उनकी हद तक जो उनके जो इनपुट टैक्स है अगर वो गुड्स परचेज करते हैं तो इनपुट टैक्स 0% में चला जाता है। वो लोग जो सिर्फ प्योर एक्सपोर्टर के तौर पर काम कर रहे हैं, अगर इस SRO को सब वोट किया जाए तो मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्टर से बहुत बड़ा मसला ये हल हो सकता है। नेक्स्ट अभी चूंकि हमारे जिला वाले चैम्बर ने भी ये बात रखी थी, सेल्स टैक्स में सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 में हम चेंज चाहते हैं। आज तक जो सेल्स टैक्स फाइलिंग का मैकेनिज्म है सेक्शन 7 के तहत और सेक्शन 8(1)L क्लास है उसके तहत, क्योंकि जब बंदा किसी से बाय करता है तो सेल्स टैक्स रिटर्न में उसको इनपुट टैक्स एक महीने के लिए प्रोविजनल बेसिस पे लो होता है। सेकंड मंथ अगर वो बंदा सप्लायर जिसने उसको माल सप्लाई किया होता है, अगर वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता या अपना उसको टैक्स जमा नहीं कराता तो वो रिकवर सेल्स टैक्स के मैकेनिज्म इस वक्त जो लेकर रिटर्न में चल रहा है वो दोबारा एंट्री रिकवरेबल शो हो जाती है बायर के एंड पे। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह इस वक्त
सेल्स टैक्स का मैकेनिज्म चल रहा है, तो आज वो शायद बात जो पुरानी थी, क्योंकि सब्सिक्वेंटली भी अगर वो बंदा ब्लैकलिस्ट होता है या सस्पेंड हो जाता है तो उस पर प्रोसीडिंग होती थी। मेरा ख्याल है अब शायद इसकी जरूरत नहीं है। तो अच्छा सर, ये बहुत जो फर्दर टैक्स के बारे में बात कर रहे थे, अगर मुझे इजाजत दी तो उन्हीं की जो प्रपोजल थी मैं थोड़ा सा उसको मजीद स्ट्रेंथन करना चाहता हूँ कि आज अगर कोई बंदा सेल्स टैक्स की फाइलिंग करते हुए अगर वो फिदा की कहता हो सकता सीएनआईसी या एनपीएम प्रोवाइड नहीं करता तो प्रोपोर्शनेटली उसका इनपुट टैक्स एट जो भी उसका रेट होगा, जैसे 17% है नॉर्मल रेट है, तो उस हद तक उसका इनपुट टैक्स निचला हो जाएगा। तो अगर हम देखें कि जो फर्दर टैक्स सेक्शन 3(1)(a) में है वो तो फिर पूरी नहीं डिपेंडेंट है, क्योंकि इतना बड़ा उसको ऑलरेडी जो है पोर्शन जो रियलाइज किया जा रहा है कि उसका इनपुट टैक्स की अगर वो सीएनआईसी या एनपीएम नहीं देता तो वही उसका खत्म हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि फर्दर टैक्स जो है वो तो कोई नहीं चाहिए, ये लोगों के साथ साथ देहाती है। ये बड़ी सिग्निफिकेंट प्रपोजल है, आपसे पहले भी ठीक है टैक्स आप ये एक है पायलट टैक्स भी है और हां जी वो भी है, उसको कर दें ये देंगे बात सुनो ना तुसी और शुक्रिया फाइल हमारा साइन है आपको लेकर कि कुछ हमारी जनरल प्रपोजल्स थी, तो मैं चाहूंगा कि वो कुछ कॉमर्स मिनिस्ट्री के रिलेटेड आपके पास ये है, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि कल का फोरम को फॉलो नहीं आ रहा ना सामने की पता जी बिल्कुल कर देंगे जी। मासा बहुत शुक्रिया और वेरी मिनिस्ट्री आपने बहुत ही चैम्बर्स तो फॉर वेरी वैल्यूएबल इनपुट एंड सजेशंस, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू ऑल, थैंक यू सर।